कल तक मेरी जिंदगी एक आम ऑफिस वर्कर की तरह गुजरती थी। बॉस की डांट, छोटी सी सैलरी, अनपेड बिल्स और फ्यूचर के नाम पर बस टेंशन। नौकरी चली गई तो लगा जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन फिर एक पुरानी रिंग ने मुझे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां इंसान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे, ज़ॉम्बीज़ सड़कों पर घूम रहे थे और सोना सिर्फ बेकार सा कचरा समझा जाता था। जहां मैं पहले किराए के पैसों के लिए परेशान था, वहां अब मेरे स्नैक्स के एक पैकेट के बदले गोल्ड बार्स मिल रहे थे। मैं एक नाकाम ऑफिस वर्कर से दो दुनियाओं के दरमियान स्मगलर बन गया और ये सब सिर्फ अभी शुरुआत थी। कहानी तब शुरू हुई जब मैं एक सुनसान वेस्टलैंड में अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। मेरे पीछे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ का झुंड भूखे दरिंदों की तरह दौड़ रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी गुर्राहट मेरे और भी करीब होती जा रही थी। मेरे पैर जमीन पर पड़ नहीं रहे थे, बस डर मुझे आगे धकेल रहा था। मैंने घबरा कर सोचा कि मेरी तो शामत आ गई, अब तो मैं नहीं बचूंगा। दूर मुझे एक इंसानी बस्ती नजर आई। मेरे अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जाग उठी। अगर मैं बस वहां तक पहुंच पाऊं तो शायद बच सकता हूं। लेकिन किस्मत ने उस वक्त भी मेरा साथ नहीं दिया। अचानक मेरा पांव फिसला और मैं जोर से जमीन पर गिर गया और काफी दूर तक घिसटता चला गया। जब मैं रुका तो दर्द से कराह रहा था। मेरे कपड़े मिट्टी से भर चुके थे और सांस टूट रही थी। मेरे पास संभलने का वक्त भी नहीं था। एक भयानक ज़ॉम्बी बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी बदबू और खौफनाक सूरत देखकर मेरा खून जम गया। मैं इतना डर गया कि रोते हुए चीखा, दोबारा कभी मुंह उठाकर कहीं भी ट्रांसमाइग्रेट नहीं होऊंगा। अगला पल एक जोरदार धमाके से फट पड़ा। ज़ॉम्बी के जिस्म के चीथड़े हवा में बिखर गए और मैं हैरत से जमीन पर जम सा गया। आखिर मुझे किसने बचाया और गोली किसने चलाई? धूल और धुएं के बीच एक लड़की सामने आई। उसके हाथ में राइफल थी, आंखों में शक था और अंदाज में वो शक्ति थी जो सिर्फ तबाहशुदा दुनिया में ही देखी जा सकती थी। उसने मुझसे पूछताछ शुरू की। मैंने जल्दी से बताया कि मेरा नाम चैनी यांग है। लड़की ने सख्ती से पूछा कि मैं उनके कैंप के पास कैसे आ गया। मैंने फौरन झूठ बना दिया कि मैं रास्ता भटक गया था। लड़की ने याद दिलाया कि मैं अभी ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में कुछ कह रहा था। मेरे दिमाग में फौरन खतरा बज उठा। अगर सच बताया तो ये लड़की जरूर मुझे पागल समझती और अगर पागल समझती तो शायद गोली भी चला देती। वो भी मुझ पर राइफल ताने खड़ी थी कि अचानक उसकी नजर मेरे बैग पर टिक गई। बैग से अजीब मगर बहुत टेम्पटिंग खुशबू आ रही थी। मैंने उसकी नजर समझ ली। मैंने अपना बैग खोला, एक पैकेट निकालकर सामने खड़ी लड़की को दिखाते हुए कहा, क्या तुम ये देखना चाहती हो? फिर मैंने मासूमियत से बताया, मैं बस ये स्पाइसी स्ट्रिप खाने ही वाला था कि उस ज़ॉम्बीज़ ने मुझे दौड़ाना शुरू कर दिया। लड़की ने पैकेट को इस तरह देखा जैसे किसी अजीब एलियन चीज को देख रही हो। उसने हैरानी से पूछा, तुम कह रहे हो कि ये खाने की चीज है? मैंने मौका पहचान लिया। मेरी जान अब शायद इस स्पाइसी स्ट्रिप पर ही डिपेंड कर रही थी। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम इसे खाना चाहती हो? लड़की के चेहरे पर शक साफ था। उसे शक था कि पैकेट की वो चीज जहरीली हो सकती है, लेकिन भूख उस पर भारी पड़ गई। खुशबू भी इतनी तेज थी कि वो खुद को रोक ना सकी। उसने एक टुकड़ा उठाया और धीरे से मुंह में रखा और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। ये तो बहुत मजेदार है, ये तो कमाल का एहसास है, इतना मीठा और लजीज। मैंने उसका रिएक्शन देखा और अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। सब कुछ बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक हो रहा था। इस तबाहशुदा दुनिया में खाना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि दौलत थी। जिसके पास खाना था दुनिया उसी की मुट्ठी में थी और मेरे पास तो पूरा बैग था। मेरा दिमाग फौरन गुजरे कुछ दिनों में लौट गया। कुछ दिन पहले तक मैं बिल्कुल आम सा ऑफिस वर्कर था। रोज की थकन, बॉस की डांट और फ्यूचर के नाम पर बस बिल्स। फिर एक दिन मेरी नौकरी भी चली गई। घर लौटकर जब मैं अपना सामान चेक कर रहा था तो मुझे अपने खरीदे गए स्नैक्स के बॉक्स के अंदर से एक पुरानी अजीब सी रिंग मिली। रिंग देखने में आम नहीं थी। क्यूरियोसिटी में मैंने जैसे ही वो रिंग पहनी, मेरे आसपास की दुनिया हिल गई। आंख खोली तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मेरे सामने एक मंजर जगह थी, हवा में जहर जैसी गंध और कुछ बड़े बड़े चूहे अभी अभी किसी इंसान को खाकर मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर तो मेरी रूह कांप गई और मैं चिल्ला दिया, अभी इसी वक्त मुझे घर ले चलो। एक सुनहरी रोशनी ने मुझे घेर लिया और अगले ही पल मैं धड़ाम से वापस अपने कमरे में आ गिरा। वापस आते ही मैं काफी देर जमीन पर बैठा सांस संभालता रहा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये रिंग सिर्फ कोई एंटीक पीस नहीं थी, ये मुझे मेरी असली दुनिया और एक एपोक्लिप्टिक दुनिया के दरमियान ले जा सकती थी। और फिर मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका हो, खाना ही असली दौलत होती है। अगर मैं अपनी दुनिया से खाना ले जाकर वहाँ ट्रेड करूँ तो वहाँ से सोना चांदी और कुछ भी ले सकता हूँ। इस तरह मैं रातों रात करोड़पति बन सकता हूँ। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी बेकार से जिंदगी शायद अब सच में बदलने वाली है। प्रेजेंट में अब मैं वापस लीलू के सामने था। मैंने देखा कि लड़की ने सारा पैकेट खत्म कर दिया था। उसकी आंखों में अब शक कम और शर्मिंदगी ज्यादा थी। मुझसे ये खत्म हो गया, उसने शर्मिंदा होकर कहा। मैंने फौरन अपनी पोजीशन मजबूत की और रिलैक्स्ड अंदाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास इनकी कोई कमी नहीं। मैं एक फूड सप्लायर हूँ जो खाने के बदले दूसरा सामान लेता हूँ। लड़की ने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं किसी अफसाने से निकला हूँ। उसने हैरत से पूछा, क्या कोई ऐसी भी जगह होती है जिनके पास खाने की कमी ना हो? मैंने जवाब दिया कि मैं वहीं से आया हूँ। ये जवाब लीलू के लिए काफी था। उसके लिए खाना देने वाला आदमी किसी भी मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आए, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो खाना दे
ले सकता था। उसने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं खाने के बदले उसकी मदद लेना चाहता हूँ तो वो तैयार है। वो मेरे लिए काम करना चाहती थी। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। उसने जवाब दिया। लीलू का चेहरा फौरन बिगड़ गया। उसने चिढ़कर कहा, अंधे हो क्या? उम्र 19 साल। बस फिर क्या था? लीलू ने खुशी खुशी मुझे बॉस कहना शुरू कर दिया। मैंने अपना गला साफ किया, अपनी इमेज संभाली और उसे ऑफिशियली जॉब पर रख लिया। लीलू ने इशारा करते हुए कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने कैंप ले चलती हूँ। मैंने अपना बैग संभाला और उसे रास्ता दिखाने को कहा। लीलू मुझे वेस्टलैंड के रास्तों से गुजरती हुई अपने कैंप तक ले गई। रास्ते भर में हर तरफ वीरानी देखकर समझ आ रहा था कि ये दुनिया सच में इंसानी सिविलाइजेशन की कब्र बन चुकी है। टूटी हुई इमारतें, जंग लगी हुई धातें और हर कोने में छुपा हुआ खतरा, ये सब असली दुनिया से बिल्कुल अलग था। लीलू ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम पहुंच गए हैं, ये रहा हमारा कैंप। बस्ती के दाखिली रास्ते पर एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था ग्रे रैट डिस्ट्रिक्ट डी। मैंने कैंप को देखा और मेरी उम्मीद वहीं टूट गई। वो कोई स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर बेस नहीं, बल्कि मुश्किल से ही जिंदा लोगों का टूटा फूटा अड्डा लग रहा था। मैंने दिल में सोचा कि इनका कैंप तो मेरी सोच से भी बदतर है, लेकिन मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट भी थी। जहन में दूसरा ख्याल भी चल रहा था, खैर अब मैं जब यहाँ आ ही गया हूँ तो बेहतर है कि यहाँ सेट हो जाऊं और देखूं कि क्या पहले कोई कीमती चीज मेरे हाथ लग सकती है या नहीं। हम दोनों बस्ती के अंदर चलते गए। लोग चुपचाप हमें देख रहे थे। उनकी नजरों में भूख, थकन और शक तीनों थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ मेहमान कम और टारगेट ज्यादा लग रहा हूँ। लीलू ने रुख मोड़कर मुझे कहा कि घबराओ मत, तुम एक बाहर वाले हो, इसलिए सबका तुम पर शक करना जायज है। हम एक पुरानी इमारत के सामने रुके। लिल्लू ने दरवाजा खोला और कहा, ये मेरा कमरा है, अंदर जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। कमरे के अंदर कदम रखते ही मेरा मूड और नीचे चला गया। कमरे की दीवारें पुरानी, सामान कम और हवा में बस गुजारे लायक जिंदा रहने का एहसास। लीलू ने प्याले में पानी डाला और मेरी तरफ बढ़ाया। इस दुनिया में शायद ये भी मेहमान नवाजी थी। लीलू ने सीधा बिजनेस की तरफ आते हुए कहा, बस मुझे बताओ कि तुम खाने के बदले में क्या लेना चाहते हो। अगर कैंप में वो चीज पड़ी हुई तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें वो ढूंढ कर दूंगी। मैंने अपना सर खुजाया। मुझे अपनी डिमांड अजीब लग रही थी, लेकिन इसी डिमांड में मेरी जीत छुपी थी। मैंने जवाब दिया कि मुझे कुछ सोना और चांदी चाहिए। क्या तुम जानती हो कि वो क्या है? लीलू का मुंह हैरत से खुला रह गया। सोना और चांदी? तुम्हें उस कचरे की क्या जरूरत है? मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। कचरा? उस तरह का कचरा जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ लाखों करोड़ों में बिकता है। लीलू ने समझाते हुए कहा, दुनिया की तबाही से पहले उन चीजों की बहुत कीमत थी, लेकिन अब तुम सोना तो नहीं खा सकते। अब हम सिर्फ चीज के बदले चीज का ही लेन देन करते हैं। मैंने अपना गला साफ किया। ठीक है, तो फिर ये हमारी पहली डील है। मैंने अपना बड़ा सा बैग खोला। जैसे ही जिप खुली, रंग बिरंगी पैकिंग वाले स्नैक्स और मसालेदार चिप्स चमक उठे। लीलू की आंखों में भी चमक आ गई। उसके लिए बैग किसी खजाने से कम नहीं था। मैंने बैग के पास बैठकर कहा, अगर ये काम कर गया तो इस बैग में मौजूद खाने का 10वां हिस्सा तुम्हारा होगा और ये तुम्हारे कमीशन के अलावा होगा। लीलू ने हैरत और खुशी से दोहराया, क्या वाकई में 10वां हिस्सा? मेरे दिल में फिर भी एक डर था। इतने कीमती स्नैक्स के बदले बिल्कुल बेकार सोना लेना भी नुकसानदेह था। अगर भरोसा पैदा करने के लिए भी हो, तब भी इतने कीमती खाने के बदले बिल्कुल बेकार सा सोना लेना बहुत बड़ा नुकसान लग रहा था। कम से कम लीलू की नजर में ये डील बेकार थी, मगर मैंने अपनी आवाज मजबूत रखी। फिर मैंने डील सील करते हुए कहा, मैं सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। लीलू ने सलामी दी और कहा कि ठीक है बॉस, मैं हरगिज आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। उसने अपनी राइफल पकड़ी, उसे चेक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते हुए वो कहकर गई कि मैं जितना जल्दी हो सका उतनी जल्दी वापस आऊंगी। दरवाजा बंद हुआ और मैं अकेला रह गया। कमरे की खामोशी मुझे काटने लगी। मैंने तब सोचा कि स्नैक्स का ये बैग खरीदने पर मेरे आखिरी 100 युआन भी खर्च हुए हैं। इस डील का कामयाब होना बहुत जरूरी है। मैं बेड पर लेट गया, छत को घूरता रहा। कुछ देर बाद बोरियत मुझ पर हावी होने लगी। ना इंटरनेट है और ना ही सिग्नल। मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। अचानक मेरी नजर दीवार पर लगे हुए एक पुराने कागज पर पड़ी। क्या ये एक अखबार है? मैं उठकर बैठा और उसे गौर से पढ़ने लगा। अखबार पर साल 2235 लिखा था। मेरी आंखें तेजी से लाइन दर लाइन चलने लगी। अचानक वो सब पढ़कर मेरे जहन में तबाही के मंजर बनने लगे। आसमान में आग और शहरों पर गिरती हुई रोशनी और फिर सब कुछ खाक। तब मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में भी पढ़ा। मैं उस दहशत से जम गया। ये कोई रैंडम ऑल्टरनेट वर्ल्ड नहीं थी। इस दुनिया को इंसानों ने खुद बर्बाद किया था। अखबार पर आगे लिखा था, जीन पोल्यूशन और ज़ॉम्बीज रोमिंग एवरीवेयर। 1 घंटे बाद कमरा नक्शों और पुराने कागजात से भरा हुआ था। मैं जमीन पर बैठा सब कुछ जोड़कर समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो ये बात है। ये दरअसल ब्लू स्टार है, जो हमारे जमाने से 200 साल आगे का फ्यूचर है, जिसे लिलू खौफनाक तबाही कह रही थी। वो दरअसल एक एटमी जंग थी। हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने ब्लू स्टार की आधी आबादी मिटा दी।
और जो बचा उसे जीन पोल्यूशन, मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज ने खा लिया। मेरे चेहरे पर हैरत और खौफ दोनों थे। तो इसका मतलब है कि मैंने जो रास्ता पार किया वो जगह स्पेस नहीं थी बल्कि वक्त था। मेरी सोच अभी इस डिस्कवरी से हिल ही रही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। लिलू अंदर आई तो उसके हाथों में एक भारी सा बैग था और उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक। उसने खुशी से ऐलान किया कि मैं वापस आ गई। उसने बैग जमीन पर फेंका। दब की आवाज से मेरा दिल धड़क उठा। लिलू ने सांस फूलते हुए कहा, कैंप में ज्यादा सोना और चांदी नहीं था, ये तकरीबन सभी है जो मिल सका, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार चीज है, कोई भी इसे जमा करने की फिक्र नहीं करता। मैं बैग की तरफ लपका। मैंने उसकी जिप खोली तो अंदर से सुनहरी चमक फूट पड़ी। बैग सोने की ईंटों से भरा हुआ था। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मेरी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गईं। सोना देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल खो रहा था। हर ईंट मुझे मेरी नई जिंदगी की टिकट लग रही थी। मैंने एक गोल्ड बार उठाया और उसकी चमक देखी और खुशी छुपाना नामुमकिन हो गया। वाह, कितना चमकदार है। मेरे चेहरे पर वो हंसी थी जो सिर्फ उस आदमी के चेहरे पर आती है जिसको किस्मत अचानक जैकपॉट दे दे। मैंने दिल में सोचा कि यही बंजर जमीन अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। लिलू मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसके लिए सब बेकार बैटल था। उसने याद दिलाने वाले अंदाज में कहा, वो खाना इस सोने और चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। फिर उसने अपनी जेब से एक चमकती हुई ट्यूब निकाली। मैं तुम्हारे लिए एक टियर 1 एनहेंसमेंट पोशन लेकर आई हूँ। उसने वो ट्यूब मेरी तरफ बढ़ाई और समझाया, ये टियर 1 एनहेंसमेंट पोशन का सबसे निचला दर्जा है, लेकिन इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है। तुम इसे सीधा इंजेक्ट कर सकते हो और इसमें कोई खतरा नहीं है। लीलू का लहजा अब पहले से ज्यादा संजीदा था। तुम साफ तौर पर एक आम इंसान हो, हमारी तरह एनहेंस्ड नहीं। एक बार तुमने इसे इस्तेमाल कर लिया तो कम से कम चंद मामूली ज़ॉम्बी से निपटना कोई मसला नहीं होगा। उसने मुझे समझाया कि इस दुनिया में हर मोड़ पर मौत छुपी है, सिर्फ किस्मत पर भरोसा करके जिंदा रहने का कोई तरीका नहीं। मैं थोड़ा झेंप गया। मैंने बात संभाल कर बोला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन दरअसल काफी ताकतवर है। सफर के दौरान हम तकरीबन महफूज होते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग में ही थोड़ी परेशानी होती है। फिर भी ये देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने अपने बैग की जिप बंद की, उसे उठाया और फिर अपनी पहली कामयाबी का वजन महसूस किया। हमारी पहली ट्रेड बहुत अच्छी रही, इसलिए मैं अभी के लिए वापस जाऊंगा। जाते हुए मैंने वादा किया कि कल फिर आऊंगा और सबसे पहले लीलू की बहाना तनख्वाह का फैसला करूंगा। तब मैं बाहर निकल गया। लीलू दरवाजे पर खड़ी मुझे दूर से जाते हुए देख रही थी। उसके जहन में शायद सवाल घूम रहा था, ये आदमी इतनी खतरनाक जगह पर अकेले सफर कैसे करता है, बिना गार्ड्स, बिना व्हीकल और बिना डर के। इसका जरूर कोई राज है। फिर उसने पैकेट खोला और एक बाइट ली और उसकी सारी क्यूरियोसिटी धीमी पड़ गई। जब तक वो खाना देता रहेगा, राज जानकर मुझे क्या करना है। मैं वेस्टलैंड में एक सुनसान जगह तक पहुंचा। मैंने आसपास देखा, वहां ना कोई इंसान था और ना ही कोई ज़ॉम्बी और ना ही कोई ऐसा जो कि मेरा राज जान सकता। ये जगह तकरीबन ठीक होनी चाहिए और यहाँ आसपास कोई नहीं है। मैंने हवा में हाथ मारा। अचानक स्पेस में दरारें सी पड़ गईं, जैसे रियलिटी का पर्दा फट रहा हो। अगले ही पल मैं वहां से गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने अपार्टमेंट के कमरे में था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन मेरे हाथ में अब भी सोने से लदा वो बैग था। मैंने फौरन वो बैग खोला। गोल्ड बार्स अब भी वहां मौजूद थे और ये सब कोई सपना नहीं था। अब इस सोने को बेचकर अगर मैं कैश ले लूं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। मेरे अंदर खुशी का तूफान था। मैंने सोचा कि मैं चैन यांग अब जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंचने वाला हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच मेरा दिमाग प्रैक्टिकल भी हो गया। लेकिन मुझे अभी कंट्रोल करना होगा कि मैं एक वक्त में कितना एक्सचेंज करता हूँ, वरना लोग डर जाएंगे। क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि ये सोना कहाँ से आया। मैंने बैग को बेड के नीचे छुपा दिया, एक गहरी सांस ली। फिर मेरी नजर लिलू की दी हुई पोशन पर पड़ी। तो फिर क्या मुझे ये एनहांसमेंट पोशन भी इस्तेमाल करके देखनी चाहिए या नहीं? लिलू की बात सच थी। मेरा जिस्म उस दुनिया के हिसाब से बहुत कमजोर था। अगर मैं हर बार किसी और की गोली से बचूंगा तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं वेस्टलैंड में बचना चाहता हूँ तो मुझे पहले खुद को मजबूत करना होगा। मैंने ट्यूब को गौर से देखा। उस पर कोई लेबल नहीं था, ना ही कोई मैनुअल था। पता नहीं इस चीज से क्या होगा। फिर मैंने दांत भींच लिए। अब चाहे जो भी हो, मैं बस आजमा कर देखूंगा। मैंने ट्यूब अपनी बाजू में लगा दी। कुछ पलों तक कुछ नहीं हुआ। मैं जमीन पर बैठा इंतजार करता रहा। मुझे वाकई में कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस्म से अजीब से रोशनी निकलने लगी। मसल जैसे अंदर से फट रहे हों, हड्डियां जैसे दोबारा शेप ले रही हों। मैं दर्द से पागल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म का एक एक हिस्सा फट गया हो। मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ देर बाद दर्द धीरे धीरे कम हुआ। मैं पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। मैं मिरर के सामने गया और अपनी रिफ्लेक्शन देखकर जम गया। मेरा जिस्म अब पहले जैसा नहीं रहा था। मसल्स क्लियर, शोल्डर्स मजबूत और पोस्चर बिल्कुल बदला हुआ था। क्या ये वाकई में मैं हूँ? ये मसल्स तो आर्नल्ड को भी टक्कर दे सकते हैं। मैंने फौरन अपना सर चेक किया। शुक्र है कि मेरा सर म्यूटेंट की तरह नुकीला नहीं हुआ। इसका असर तो वाकई बहुत ज्यादा है। मैंने मसल्स फ्लेक्स किया और सोचा कि अगर टियर 1 का ये हाल है तो ऊपर वाले टियर्स तो शायद मुझे वन पंच मैन ही बना दें। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चैन यांग, क्या तुम दरवाजा खोलने में मेरी मदद कर सकते हो? मैंने जवाब देकर कहा कि आता हूँ। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर मेरी फ्लैटमेट शूया खड़ी थी। वो एक एक्ट्रेस थी
और इस वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने शर्मिंदगी से कहा कि सॉरी, मैं अपनी चाबी भूल गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सॉरी कहने की जरूरत नहीं, हम आखिरकार फ्लैटमेट्स हैं। लेकिन अगले ही पल शुया की नजर मेरे नए मस्कुलर जिस्म पर पड़ गई। वो ये देखकर दंग रह गई और उसके चेहरे पर लाली छा गई। शुया मुझे देखकर अजीब सी शरारत भरी हंसी हंसने लगी। मुझे फौरन महसूस हुआ कि सिचुएशन डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है। मैंने थोड़ा घबरा कर पूछा कि शुया तुम्हें क्या हुआ? शुया ने मेरे मसल्स को हाथ लगाया और हैरत से कहा, मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था, तुम तो काफी हट्टे कट्टे हो। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अभी कुछ देर पहले मैं ज़ॉम्बीज़ से लड़कर आ रहा था और अब अपने ही अपार्टमेंट में फंस चुका था। शुया ने आगे पूछा, क्या तुम्हें पता चल गया कि आज मेरा ऑडिशन फेल हो गया है, तो तुम मुझे तसल्ली देने आए हो? मैंने फौरन उसे जवाब दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपने कपड़े पहनना भूल गया था। मैं फौरन वहाँ से भाग गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, जल्दबाजी में बाहर जाने की वजह से अब वो मुझे ठरकी समझेगी। अपने कमरे में आकर मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। छोड़ो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब सबसे जरूरी काम है गोल्ड बार्स को बेचना। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकला। बैग उठाते ही मुझे हैरत हुई, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कंधों पर कोई वजन ही नहीं है। फिर मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ ताकत ही नहीं, मेरी सेंसेस भी बदल चुकी हैं। मेरी नजर इतनी तेज हो गई थी कि दूर लिखा हुआ टेक्स्ट भी क्लियर दिख रहा था। मैं सैकड़ों मीटर दूर से भी कागज पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ। मैंने दूर एक बोर्ड पर लिखी हुई सेल टाइमिंग भी आसानी से पढ़ ली। साथ ही मेरी हियरिंग भी पहले से काफी शार्प हो चुकी थी। दूर खड़ी दो औरतों की बातें भी मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। मेरी हियरिंग वाकई में काफी बेहतर हो गई है। मेरे चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट आ गई। एनहेंसमेंट पोशन ने सिर्फ मुझे मस्कुलर नहीं बनाया था, मेरा पूरा फिजिकल लेवल अपग्रेड कर दिया था। कुछ देर बाद मैं एक सुनार की दुकान के सामने खड़ा था। मैंने अंदर जाने से पहले सोचा कि बड़े ब्रांड शायद एक अननोन आदमी से इतना सारा सोना नहीं खरीदेंगे। प्राइवेट शॉप ही बेहतर ऑप्शन थी। मैं अंदर गया और काउंटर पर मौजूद लड़की ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। मैं सीधा मुद्दे पर आया, क्या आपके बॉस यहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे एक डील के बारे में बात करनी है। लड़की ने इंतजार करने को कहा तो मैंने अपना भारी बैग काउंटर पर रख दिया। जब मैंने बैग खोला तो अंदर से चमकती हुई गोल्ड बार्स देखकर लड़की के भी होश उड़ गए। इतना ज्यादा सोना? उसका लहजा फौरन बदल गया। आप अभी मेरे साथ आइए। वो मुझे फौरन मीटिंग रूम में ले गई। वहाँ दुकान का मालिक लिंटाओ मौजूद था। उसने फॉर्मल अंदाज में हाथ मिलाया, मैं इस शॉप का ओनर लिंटाओ हूँ, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मैंने जवाब दिया कि मेरा सरनेम चेन है। लिंटाओ ने मुझे बैठने को कहा। मैंने गोल्ड टेबल पर रख दिया। सुनहरी ईंटों की चमक ने रूम का माहौल बदल दिया। लिंटाओ ने कहा कि मुझे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट से इसे प्योरिटी टेस्ट करना होगा। मैंने काम रहकर कहा कि बिल्कुल आप कर लें। अंदर से मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था। बेसलैंड में सोना बेकार था, वहाँ कोई नकली सोना बनाने की मेहनत क्यों करता? लिंटाओ ने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले और टेस्ट शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसका चेहरा बदल गया। ये तो बिल्कुल खरा 24 कैरेट सोना है। उसने मुझे बताया कि क्वालिटी कमाल की है और वो 400 युआन पर ग्राम का रेट दे सकता है। मैंने दिमाग में फौरन हिसाब लगाया, एक गोल्ड बार 1 केजी की, मतलब 4 लाख युआन और 3 बार 12 लाख के। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। लिंटाओ ने अगला सवाल पूछा, आपको इसकी रसीद देनी होगी। मैंने पहले से जवाब तैयार रखा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मेरे पास रसीद नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मामला बिल्कुल साफ है और कोई मसला नहीं होगा। लिंटाओ हिचकिचाया, बिना रसीद की इतना सारा सोना लेना रिस्क था। मैंने समझ लिया कि अब निगोशिएशन का वक्त है। देखिए बॉसलिन, मैं एक सीधा सा आदमी हूँ, हम लंबी बहस छोड़कर सीधा कीमत पर आते हैं। आप बताएं कि आप मुझे कितना दे सकते हैं? बॉसलिन ने रेट कम कर दिया। उसने कहा कि वो रसीद के बगैर मुझे 280 युआन पर ग्राम के हिसाब से टोटल 8,40,000 युआन देगा। मैंने ज्यादा ड्रामा नहीं किया, डील एक्सेप्ट कर ली। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर 8,40,000 युआन का बैंक ट्रांसफर आ गया। स्क्रीन पर नंबर्स देखकर मेरा दिल उछल गया, लेकिन चेहरे पर मैंने काम एक्सप्रेशन रखा। लिंटाओ ने कहा कि वो आगे भी मेरे साथ काम करना चाहेगा। मैंने जवाब दिया कि मैं इस बारे में सोचूंगा। शॉप से बाहर निकलते हुए मेरे कदम हल्के हो गए। सिर्फ 3 गोल्ड बार्स ने मुझे 8 लाख से ज्यादा दे दिए थे। अगर मैं पूरा बैग बेच दूं तो माला माल हो जाऊं। अपार्टमेंट पहुंचते ही मेरी मुलाकात डांडान से हुई, जो जल्दी में बाहर जा रही थी। डांडान, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैंने उसे पूछा। शुया ने बताया कि उसके बॉस ने उसे फिर से ओवर टाइम के लिए बुला लिया है। मैं अब पैसे के नशे में था, तो मैंने कैजुअली कहा कि मैं आज तुम दोनों को डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। डैन ने शुया से कहा कि वो इसका हिस्सा भी खा ले। फिर मुझे छेड़ते हुए कहा कि खबरदार मेरी गैर मौजूदगी में शुया पर चांस मारने की कोशिश मत करना। मैंने मजाक में कहा कि मैं तुम्हें वैसा बंदा लगता हूँ। डान चली गई और शुया ने हल्का सा टीज करते हुए पूछा, तो प्रेसिडेंट चेन, आज हम खाना कहाँ खाएंगे? मेरे लिए अब चीप डिनर का जमाना खत्म हो चुका था। मैंने रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस के साथ कहा, रीगल ग्रैंड होटल कैसा रहेगा?
शुया दंग रह गई। मजाक कर रहे हो क्या? वो एक 5 स्टार होटल है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मजाक नहीं कर रहा। ठीक है तो फिर आज रात मिलते हैं। कमरे में लौटकर मैंने फैसला किया कि बाकी सोना भी जल्द से जल्द बेच दूंगा। मैंने अलग अलग दुकानों पर जाकर सारे गोल्ड बार्स एक्सचेंज किए ताकि किसी को शक न हो। कुछ ही देर में मेरा बैंक बैलेंस 40 लाख युआन तक पहुंच गया था। मैं खुशी से चिल्लाया, पूरा 40 लाख! उस दुनिया की तबाही ने तो मेरी किस्मत खोल दी। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मेरे दोस्त ग्वांगजी का नाम था। मैंने फोन उठाया। ग्वांगजी की आवाज परेशान थी। यांगजी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी नौकरी चली गई है? क्या तुम्हारे पास किराए के पैसे हैं? मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, तुम चाहो तो इस्तेमाल कर लो। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कल तक शायद ये ऑफर मेरे लिए लाइफ सेवर होती। आज मेरे अकाउंट में 40 लाख युआन थे। मैंने हंसकर कहा कि परेशान मत हो, तुम्हारे भाई के पास इस वक्त पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मेरी नौकरी चली गई? ग्वांगजी बोला कि दरअसल तुम्हारी एक्स फैंगजिंग ने मुझे बताया था। उसने कहा कि वो खुद तुम्हें फोन करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मेरी मदद मांगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी खुशी एक पल के लिए धीमी पड़ गई। अब अचानक अपनी एक्स का नाम सुनते ही मैं चुप होकर अपनी एक्स फैंगजिंग को याद करने लगा।